चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो शायद इतिहास के पन्नों में कहीं दब सा गया है, लेकिन जिसके कारनामे एक गिरते हुए साम्राज्य की आखिरी धड़कन थे। ये कहानी है उस जनरल की जो रोम की आखिरी उम्मीद बना। जरा सोचिए, एक वक्त था जब रोम के नाम से पूरी दुनिया कांपती थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं 6ठी सदी की। और तब तक वो महान साम्राज्य जिसकी सीमाएं ब्रिटेन से लेके मिस्र तक थीं, वो बस एक कहानी थी, एक बिखरा हुआ सपना। मतलब एक तरफ था पश्चिम जहां सब कुछ तबाह हो चुका था, रोम शहर को बुरी तरह लूटा गया था। लेकिन पूर्व में कॉन्स्टेंटिनोपल में पूर्वी रोमन साम्राज्य की लौ अभी भी टिमटिमा रही थी, जिसे हम आज बिजेंटिन एम्पायर के नाम से जानते हैं। और वहां के लोग एक सपना देख रहे थे, रोम को फिर से एक करने का। और बस यही सपना था, यही जिद थी जिसने एक नए दौर की शुरुआत की। एक ऐसा दौर जहां एक सम्राट की एम्बिशन और एक जनरल की तलवार मिलकर इतिहास लिखने वाले थे। तो कहानी के केंद्र में है सम्राट जस्टिनियन प्रथम। देखिए, वो खुद को रोमन सम्राट मानते थे और उनका एक ही जुनून था, बिखरे हुए पश्चिमी साम्राज्य को फिर से जीतना। लेकिन वो जानते थे कि इतने बड़े सपनों के लिए सिर्फ ख्वाहिशें काफी नहीं होती। उन्हें चाहिए थी एक तलवार, एक ऐसा जनरल जो इस सपने को सच कर दिखाए। और ये तलवार किसी शाही घराने में नहीं, बल्कि एक आम सैनिक के तौर पर तैयार हो रही थी। यहीं से कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, बेलिसेरियस। देखिए, बेलिसेरियस कोई राजकुमार नहीं थे। उनका जन्म इलेरिया के एक ऐसे इलाके में हुआ था जहां जंग जिंदगी का हिस्सा थी, जहां बच्चे खिलौनों से नहीं, शायद हथियार पहचानना पहले सीखते थे। अब सोचिए, जिस सेना में बेलिसेरियस ने कदम रखा वो भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता से भरी हुई थी। अफसर आराम खोजते थे, लेकिन बेलिसेरियस वो बिल्कुल अलग थे। वो अपने सैनिकों के साथ रहते थे, उनके साथ खाते थे और उनकी ही तरह मुश्किलें सहते थे। उन्होंने ये समझ लिया था कि असली ताकत डर से नहीं, भरोसे से आती है। और फिर वही हुआ जो होना था। एक सपने देखने वाले सम्राट की नजर इस काबिल सिपाही पर पड़ ही गई। जस्टिनियन ने देखते ही समझ लिया। उन्हें यकीन हो गया कि यही वो हथियार है, यही वो इंसान है जो उनके रोम को वापस लाने का सपना पूरा कर सकता है। बहुत जल्द बेलिसेरियस को बड़े पद दिए गए और इस तरह सम्राट और उनके सबसे भरोसेमंद जनरल की ये ऐतिहासिक जोड़ी बन गई। और बेलिसेरियस के सामने जल्द ही दो बड़ी परीक्षाएं आने वाली थीं, एक बाहर से और एक घर के अंदर से ही। पहली परीक्षा आई फारस की सीमा पर। सामने था ताकतवर सासानी साम्राज्य, जो अपनी विशाल और भारी भरकम घुड़सवार सेना के लिए मशहूर था। उनकी सेना गिनती में कई ज्यादा थी, कई ज्यादा अनुभवी। तो दारा की लड़ाई में बेलिसेरियस के पास सैनिक कम थे, पर उनके पास एक ऐसी चीज थी जो दुश्मन के पास नहीं थी, एक कमाल का दिमाग। उस दौर में जहां सेनाएं बस आमने सामने भिड़ जाती थीं, बेलिसेरियस ने कुछ बिल्कुल अलग सोचा। उन्होंने लड़ाई से पहले ही मैदान में गहरी खाइयां खुदवा दी, ताकि फारसी घुड़सवारों का सबसे बड़ा हथियार, उनका जोरदार हमला, नाकाम हो जाए। उन्होंने अपनी सेना को एक ऐसे नए फॉर्मेशन में खड़ा किया जो किसी ने देखा ही नहीं था। और नतीजा, खैर, फारस का सारा घमंड उन खाइयों में ही दफन हो गया। बेलिसेरियस की छोटी सी सेना ने एक बहुत बड़ी फौज को हरा दिया। ये दिमाग की जीत थी, संख्या की नहीं। और इस एक जीत ने बेलिसेरियस को एक लेजेंड बना दिया। लेकिन ऐसी बड़ी जीत के बाद सिर्फ शोहरत नहीं मिलती, दुश्मन भी मिलते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल के दरबार में कई लोग उनसे जलने लगे, पर जस्टिनियन का भरोसा उन पर कायम रहा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि बेलिसेरियस को ना सत्ता का लालच है, ना पैसे का। वो बस साम्राज्य की सेवा करना चाहता है। और ठीक इसी के बाद आई दूसरी और शायद ज्यादा बड़ी चुनौती। इसकी शुरुआत हुई एक रेस कोर्स से और एक नारे से जो पूरी राजधानी में गूंजने लगा, निक्का निक्का, जिसका मतलब था जीतो। पर यह अब सिर्फ एक खेल का नारा नहीं था, ये बगावत की आग थी। जरा सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि बस एक नारा, एक अकेला नारा किसी इतने बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला सकता है? आज हम इसी सवाल के तह तक जाएंगे। कॉन्स्टेंटिनोपल दूर से देखने पर यह समृद्धि और ताकत का एक जीता जागता प्रतीक था। ऊंचे ऊंचे गुंबद, विशाल चर्च, ऐसा लगता था मानो ये शहर कभी झुक ही नहीं सकता। लेकिन सच ये था कि इन संगमरमर की सड़कों के ठीक नीचे असंतोष की दरारें गहरी होती जा रही थी। सिंहासन पर बैठे थे सम्राट जस्टिनियन प्रथम। उनकी आंखों में एक बहुत बड़ा सपना था,
रोमन साम्राज्य को उसकी खोई हुई शान वापस दिलाना। पर जानते हैं, इस सपने की कीमत कौन चुका रहा था? आम जनता। उन पर इतने भारी कर लगा दिए गए थे कि उनकी कमर ही टूट गई थी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये तो शहर की गलियों में सुलग रही हताशा और गुस्से की असली आवाज थी। लोग साफ साफ महसूस कर रहे थे कि उनकी मेहनत की कमाई से भव्य महल तो जरूर बन रहे हैं, पर उनके अपने घर वो उजड़ रहे हैं। और ये जो गुस्सा था, ये जो हताशा थी, ये एक ऐसी जगह पर फटी जो सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं था। नहीं, वो तो पूरे शहर की धड़कन थी, हिप्पोड्रोम। अब हिप्पोड्रोम में दो गुट थे, ब्लूज और ग्रीन्स, और ये सिर्फ रथ दौड़ की टीमें नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये तो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, राजनीतिक दुश्मन। ब्लूज को अक्सर सरकार का साथ मिलता था और ग्रीन्स को, खैर, उन्हें दबाया जाता था। इनकी दुश्मनी बहुत गहरी थी, बहुत पुरानी। फिर एक दिन कुछ विद्रोहियों को सबके सामने फांसी दी जा रही थी, लेकिन फांसी अधूरी रह गई। रस्सी टूट गई और उस एक पल के लिए पूरे मैदान में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। और उसी सन्नाटे में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ब्लूज और ग्रीन्स ने एक दूसरे को नहीं, बल्कि शाही तख्त को देखा। सदियों की दुश्मनी एक पल में धुल गई। पहली बार उनका गुस्सा एक हो गया था और उनका निशाना भी एक ही था, सम्राट जस्टिनियन। और फिर भीड़ से एक आवाज गूंजी, नीका, जिसका मतलब था जीतो या विजय। पर यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक चिंगारी थी जिसने देखते ही देखते पूरे शहर में आग लगा दी। वो एक नारा जो कुछ देर पहले कुछ लोगों की जुबान पर था, अब पूरे शहर का युद्ध घोष बन चुका था। देखिए कैसे हालात बिगड़े। पहले दिन सिर्फ नारा लगा और 5वें दिन तक पूरा का पूरा कॉन्स्टेंटिनोपल जल रहा था। महल, चर्च, बाजार, सब कुछ आग की लपटों में था। अब शहर पर सम्राट का नहीं, बल्कि गुस्साई भीड़ का राज था। और महल के अंदर, वहां जस्टिनियन कांप रहे थे। उनके सारे सलाहकार एक ही बात कह रहे थे, महाराज भाग जाइए, ये शहर अब हाथ से निकल चुका है। सोचिए, साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली आदमी अपना ही सिंहासन छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा था। लेकिन ठीक उसी वक्त जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और ये मोड़ आया एक रानी की वजह से। महारानी थियोडोरा। वो कोई राजघराने से नहीं आई थी, एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से थी, लेकिन उनकी हिम्मत, उनकी इच्छा शक्ति असाधारण थी। उन्होंने उस कांपते हुए दरबार को देखा और अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा, बैंगनी वस्त्र सबसे सुंदर कफन होता है। उनका संदेश एकदम साफ था, मैं एक भगोड़े की तरह जीने के बजाय एक महारानी की तरह मरना पसंद करूंगी। बस थियोडोरा के इन चंद शब्दों ने मानो सब कुछ बदल दिया। दरबार में जो डर का माहौल था, उसकी जगह शर्म ने ले ली, और फिर शर्म की जगह हिम्मत ने। जस्टिनियन ने भागने का इरादा छोड़ दिया, उन्होंने लड़ने का फैसला किया। थियोडोरा के उस एक फैसले ने साम्राज्य को तो बचा लिया, लेकिन अब इसकी एक बहुत ही भयानक कीमत चुकाई जानी थी। कहानी का आखिरी और सबसे क्रूर अध्याय अब शुरू होने वाला था। सेनापति बेलिसेरियस को बुलाया गया। उसे जो आदेश मिला वो एकदम साफ और बेहद क्रूर था। विद्रोहियों को किसी भी तरह वापस हिप्पोड्रोम में इकट्ठा करो, सारे दरवाजे बंद कर दो और इस विद्रोह को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। और नतीजा था ये, एक आंकड़ा 30,000। ये सिर्फ एक संख्या नहीं थी, ये उन लोगों की तादाद थी जिन्हें उस दिन हिप्पोड्रोम में मौत के घाट उतार दिया गया। वो जगह जहां से विद्रोह शुरू हुआ था, वही उसकी कब्रगाह बन गई। तलवारें चलीं, चीखें गूंजीं और फिर सब तरफ खामोशी छा गई। विद्रोह की उसी राख पर जस्टिनियन पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होकर उभरे और अपनी इस नई निर्विवाद ताकत को पूरी दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने उसी जली हुई जमीन पर दुनिया की सबसे शानदार इमारतों में से एक बनवाई, हागिया सोफिया। हागिया सोफिया आज भी शान से खड़ा है, जस्टिनियन की ताकत का प्रतीक बनकर। लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल की गलियों में फुसफुसाहटें थीं। लोग कहते थे कि उस महान गुंबद के नीचे हजारों अनसुनी चीखें दबी हुई हैं। और ये एक याद दिलाता है कि इतिहास में महानता और क्रूरता अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब जब घर के अंदर की आग बुझ चुकी थी, तो जस्टिनियन और बेलिसेरियस अब अपने असली मकसद पर ध्यान दे सकते थे, वो सपना जिसके लिए ये सब हो रहा था। जस्टिनियन ने ऐलान कर दिया, अब वक्त था पश्चिम को फिर से जीतने का। साम्राज्य को फिर से एक बनाने का अभियान अब शुरू होने वाला था।
और इस बहुत बड़े मिशन की कमान किसे मिली? जाहिर है बेलिसेरियस को। पहला टारगेट अफ्रीका, जहां वैंडल साम्राज्य का कब्जा था। रोम को वापस पाने की तरफ यह पहला और सबसे जरूरी कदम था। और ये वैंडल किंगडम कोई छोटा मोटा दुश्मन नहीं था, ये इस कहानी का गोलियात था। सोचिए, उनका कब्जा था उत्तरी अफ्रीका पर, जो कभी पूरे रोम का अन्न भंडार हुआ करता था। उनकी नेवी मतलब नौसेना इतनी ताकतवर थी कि समंदर पर उसी का राज चलता था। और सबसे बड़ी बात, वो रोमन कल्चर से सख्त नफरत करते थे और बिज़ांटीन साम्राज्य को कमजोर और खोखला समझते थे। तो जब जस्टिनियन ने अपना ये प्लान बताया तो दरबार में बैठे लोगों ने इसे क्या कहा? पागलपन। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये मिशन नामुमकिन है। हर कोई इसे एक बहुत बड़ा जुआ मान रहा था। सलाहकारों का तो ये तक कहना था कि समंदर के पार इतनी बड़ी सेना भेजना मतलब सीधे सीधे पूरे साम्राज्य को कंगाल कर देना है। एक बेवकूफ़ी भरा कदम। तो इतने बड़े, इतने नामुमकिन मिशन के लिए, एक पूरे साम्राज्य को जीतने के लिए बेलिसारियस को कितनी बड़ी सेना मिली होगी? लाखों में? नहीं, उसे दिए गए सिर्फ 15,000 सैनिक। जी हां, सिर्फ 15,000। ये नंबर उस चुनौती के सामने कुछ भी नहीं था। और ये बात बेलिसेरियस ने साबित भी की। उनकी समुद्री यात्रा वो बहुत ही मुश्किल थी। भयंकर तूफान, सैनिकों में फैलती बीमारियां, ऐसा लग रहा था कि सेना लड़ने से पहले ही हार जाएगी। और फिर जब वो अफ्रीका की जमीन पर उतरे तो बेलिसेरियस ने कुछ ऐसा किया जो उस जमाने में कोई जनरल सोच भी नहीं सकता था। देखिए, उस वक्त सेना का मतलब होता था लूटपाट, तबाही। लेकिन बेलिसेरियस ने अपने सैनिकों के लिए 3 सख्त नियम बनाए। आम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उनके खेत, उनकी संपत्ति सब सुरक्षित रहेगी, और अगर किसी ने भी अनुशासन तोड़ा तो उसे सबसे कड़ी सजा मिलेगी। उसका प्लान साफ था, जंग जीतने से पहले वहां के लोगों का दिल जीतना। और इसका नतीजा जबरदस्त था। वहां के लोगों ने रोमन सेना को हमलावर नहीं बल्कि अपना बचाने वाला समझा, एक लिबरेटर। और ये रणनीति एक असली गेम चेंजर साबित हुई। जैसे जैसे बेलिसेरियस कार्थेज की तरफ बढ़ा, उसे लोकल लोगों से वो सपोर्ट और वो खुफिया जानकारी मिली जो दुनिया के किसी भी हथियार से ज्यादा कीमती थी। तो देखिए, वैंडल्स का प्लान कागज पर तो एकदम परफेक्ट था। प्लान ये था कि एक टुकड़ी आगे से मेन रोड ब्लॉक कर देगी, दूसरी टुकड़ी साइड से यानी फ्लैंक से रोमन सेना पर हमला करेगी, और फिर जब रोमन सेना फंस जाएगी तो पीछे से खुद राजा गिलेमर अपनी मेन आर्मी के साथ हमला करेगा। मतलब एक ऐसा जाल जिससे बेलिसेरियस का निकलना नामुमकिन था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, कोई भी प्लान दुश्मन से पहली टक्कर तक ही टिकता है। उनका वो परफेक्ट प्लान खराब टाइमिंग और मिसकम्युनिकेशन की वजह से पूरी तरह बिखर गया। जिसे हम फॉग ऑफ वॉर कहते हैं, वही हुआ। वैंडल सेना की टुकड़ियां अलग अलग टाइम पर पहुंची, उनके मैसेंजर रास्ते में ही मार दिए गए, और देखते ही देखते उनका बिछाया हुआ जाल खुद उन्हीं के लिए एक तबाही बन गया। और बस यहीं पर बेलिसेरियस का असली जीनियस सामने आता है। उसने दुश्मन के इसी कंफ्यूजन को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उसने अपनी छोटी सी सेना के साथ एक एक करके वैंडल की बिखरी हुई टुकड़ियों को चुन चुन कर खत्म किया। उन्हें दोबारा एक साथ आने का मौका ही नहीं दिया, और नतीजा एक ऐसी जबरदस्त जीत जिसकी किसी ने दूर दूर तक उम्मीद भी नहीं की थी। बेलिसेरियस ने वंडाल साम्राज्य को धूल चटाकर पूरे उत्तरी अफ्रीका पर रोमन झंडा लहरा दिया था। ये वही वंडाल थे जिन्होंने 1 सदी पहले रोम को लूटा था। तो ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, नहीं, ये तो बदला था। कार्थेज, सोचिए, जो कभी रोम का सबसे कट्टर दुश्मन था, अब वो फिर से साम्राज्य का हिस्सा था। बेलिसेरियस का नाम पूरे भूमध्य सागर में गूंज रहा था। वो एक हीरो था, एक विजेता। और जब बेलिसेरियस अपनी सेना के साथ कार्थेज शहर में दाखिल हुआ तो उसने लूटपाट का हुक्म नहीं दिया। सेना शांति से शहर में गई। ये देखकर वहां के लोग हैरान थे। वो सोचने लगे, ये कौन है? ये कोई विजेता है या हमारा रक्षक? ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये एक मॉरल विक्ट्री थी, जिसने बेलिसेरियस की इमेज को एक अनुशासित और इंसाफ पसंद लीडर के तौर पर हमेशा के लिए पक्का कर दिया। अफ्रीका में ट्रिकामेरम नाम की जगह पर एक आखिरी लड़ाई हुई, और बस उसके बाद वैंडल किंगडम का नामो निशान मिट गया। पूरा का पूरा उत्तरी अफ्रीका एक बार फिर रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। कुछ ही महीनों के अंदर एक पूरा साम्राज्य नक्शे से गायब हो चुका था। कॉन्स्टेंटिनोपल में जब जीत का जश्न मना तो वो देखने लायक था। हारे हुए वैंडल राजा गिलेमर को जंजीरों में जकड़कर सड़कों पर घुमाया गया। जीत में मिले बेशुमार खजाने की नुमाइश की गई,
और इन सब के बीच बेलिसीरियस को एक हीरो की तरह पूजा जा रहा था। लेकिन इस पूरी शानो शौकत के बीच उसने अपने लिए एक भी चीज नहीं मांगी, कोई नाम नहीं, कोई पद नहीं। और यही कहानी में एक अजीब, एक विडंबनापूर्ण मोड़ आता है। कहते हैं ना, बहुत ज्यादा कामयाबी भी खतरनाक होती है। बेलिसेरियस की ये बेहिसाब लोकप्रियता, उसकी ये जबरदस्त सफलता अब सम्राट के दरबार में ही जलन और डर का बीज बो रही थी। तो सम्राट जस्टिनियन ने दुनिया के सामने तो अपने जनरल का सम्मान किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो उससे डरने लगा था। और यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि इतिहास हमें यही सिखाता है, बड़े बड़े साम्राज्यों को सबसे बड़ा खतरा बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने ही किसी बहुत ज्यादा पॉपुलर हीरो से होता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगला टारगेट था इटली और खुद रोम शहर। एक ऐसी जंग जिसके अफ्रीका से भी कहीं ज्यादा मुश्किल होने की उम्मीद थी। एक और बड़ी चुनौती दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। लेकिन अब असली इम्तिहान था। उसकी अगली लड़ाई किसी राजा या सल्तनत से नहीं थी, नहीं, ये तो खुद इतिहास से थी। लक्ष्य था रोम, वो शहर जिसने कभी दुनिया पर राज किया था, उसे वापस हासिल करना था। तो इटली में उस वक्त चल क्या रहा था? वहां ऑस्ट्रोगॉल्स का राज था। वो रोम की विरासत को एक ताज की तरह पहने तो हुए थे, लेकिन दिल से वो रोमन नहीं थे। दिखावे के लिए रोमन परंपराएं, लेकिन असल में उनकी आत्मा बर्बर ही थी। और जब 536 ईस्वी में बेलिसेरियस रोम पहुंचा, तो जो उसने देखा वो दिल दहला देने वाला था। वो महान शहर जहां कभी 10 लाख लोग बसते थे, अब बस कुछ हजार लोगों का घर था। दुनिया की राजधानी अब एक खंडहर बन चुकी थी। ये कोई इनाम नहीं था, ये तो एक जख्म था। बेलिसेरियस बिना किसी लड़ाई के शहर में दाखिल तो हो गया, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि असली चुनौती अब शुरू हुई है। शहर पर कब्जा करना एक बात थी, पर उसे बचाना, उसकी रूह को वापस लाना, ये लगभग नामुमकिन था। ऑस्ट्रोगॉथ इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने शहर को वापस लेने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। सोचिए जरा, गॉथों ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया। शहर की नसें यानी खाने पीने का सारा रास्ता बंद कर दिया गया। देखते ही देखते रोम की सड़कों पर भूख नाचने लगी और फिर मौत। लेकिन ऐसे हालात में भी एक आदमी था जो डटा रहा, बेलिसेरियस। वो सिर्फ हुक्म नहीं दे रहा था, वो खुद दीवारों पर खड़ा था अपने सैनिकों के साथ। हर हमला नाकाम किया, हर टूटी दीवार की मरम्मत करवाई। उसी के हौसले ने उस शहर को जिंदा रखा। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां बेलिसारियस के दुश्मन बाहर नहीं, अंदर भी थे। ये देखिए, कितना अजीब मोड़ था। एक तरफ शहर के अंदर ही कुछ रोमन अधिकारी उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे, उसे एक विदेशी कह रहे थे जो ताज का सपना देख रहा है। और दूसरी तरफ उसके दुश्मन गॉथ उसे इटली का ताज ऑफर कर रहे थे, उसे अपना सम्राट बनाने को तैयार थे। यानी अपने ही शक कर रहे थे और दुश्मन बादशाहत दे रहे थे। तो सवाल क्या था, साम्राज्य या सम्राट? एक तरफ वो साम्राज्य जिसने उसे भेजा था, और दूसरी तरफ वो ताज जो उसके सामने रखा था। उस एक पल में शायद इतिहास ने भी अपनी सांसें रोक ली होंगी। और बेलिसेरियस ने अपना जवाब दिया, एक ऐसा जवाब जिसने उसे इतिहास में अमर कर दिया। उसने कहा, मैं रोम को जीतने नहीं, उसे लौटाने आया हूं। सोचिए, उस जमाने में जब जनरल अक्सर सम्राटों का तख्ता पलट कर देते थे, इस आदमी ने अपने हाथ में आया ताज ठुकरा दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी का अंत सुखद नहीं होता। और यहीं से इस नायक के पतन की कहानी शुरू होती है। उसकी सबसे बड़ी जीत और उसकी अटूट वफादारी ही उसके पतन का कारण बनी। एक पुरानी कहावत है कि राजा अपने दुश्मनों से ज्यादा अपने नायकों से डरते हैं, और बेलिसेरियस के साथ यही हुआ। सम्राट जस्टिनियन को अपनी ही सबसे तेज तलवार से डर लगने लगा। उसे ये खौफ सताने लगा कि जो जनरल इतना ताकतवर है, इतना लोकप्रिय है, वो कल को खुद ताज पर दावा कर सकता है। और फिर सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगा। रोम की घेराबंदी तो टूट गई, पर जंग सालों साल चलती रही। धीरे धीरे राजधानी से मदद कम होने लगी, सैनिक कम भेजे जाने लगे, आदेश देर से आने लगे। और फिर 548 में एक थके हुए निराश बेलिसेरियस को वापस बुला लिया गया, और कुछ साल बाद 562 में उस पर सम्राट के खिलाफ साजिश का इल्जाम लगा दिया गया। आरोप क्या था? सम्राट के खिलाफ साजिश, और सबूत एक भी नहीं, कुछ भी नहीं। असलियत क्या थी? सिर्फ डर और सियासत।
और सजा? साम्राज्य के सबसे महान जनरल को घर में कैद कर दिया गया, उसकी सारी जमीन जायदाद छीन ली गई। क्या अपमान था ये! बेलिसेरियस के पतन से जुड़ी एक कहानी है, एक किंवदंती जिसने उसके अंत की एक बहुत ही दुखद तस्वीर बनाई है। कहानी एक अंधे भिखारी की। लेकिन क्या ये सच है? तो मिथक ये है कि बेलिसेरियस को अंधा कर दिया गया और वो सड़कों पर भीख मांगने लगा। लेकिन सच्चाई ये है कि उसे अंधा नहीं किया गया था। हाँ, उसे घर में नजरबंद जरूर किया गया था, पर कुछ वक्त बाद उसे माफ भी कर दिया गया और 565 ईस्वी में उसकी मौत अपने घर में शांति से हुई। तो फिर सवाल उठता है, ये झूठी कहानी इतनी मशहूर क्यों हुई? शायद इसलिए क्योंकि ये सच महसूस होती थी। ये कहानी उस दर्द को बयां करती थी कि कैसे इतिहास अपने ही नायकों के साथ बेरहमी से पेश आता है। कहानी भले ही सच ना हो, पर उसके पीछे का एहसास वो बिल्कुल सच्चा था।